नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो या फिर आरपीएफएसआई कांस्टेबल हो, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योमेट्री के इन महत्वपूर्ण सवालों को मत छोड़िएगा, इनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो सवाल हैं ये आपके अभी जो पेपर हुए हैं 2024 में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और आरपीएफएसआई, आरआरबी जेईई, इनमें पूछे गए सवाल हैं। तो इनको सॉल्व करना ज़रूरी है और इनका कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज के क्लास में हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और इनका कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे ताकि इन कॉन्सेप्ट पर आगे आने वाले सवाल आपसे बन जाएं और बहुत कम समय के अंदर बन जाएं। ज्योमेट्री के अंदर दोस्तों आपको डायग्राम समझना होता है। डायग्राम अगर समझ में आ गया, डायग्राम बन गया आपका, तो आधा सवाल वहीं पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये आपकी जो क्लासेस है, आप सभी लोग बोल रहे थे कि बाइलिंगुअल लाइए, यानी कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को लाइए, तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला जो सवाल दिया है वो दिया गया है कि PQRS समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज है यानी कि ट्रेपेजियम है, जिसमें QR और PS जो है वो पैरेलल हैं तथा PR और RS जो है वो बराबर दिए गए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यदि PQR 96 है, QPR यहाँ पर 34 डिग्री है, तो यहाँ पर PRS का मान कितना होगा। बहुत अच्छे से समझिए इसको। पहले जैसा सवाल में कह रहा है उसी हिसाब से हम लोग डायग्राम बना लेंगे। क्या कह रहा है, QR जो है PS के पैरेलल है, ये तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि PR जो है वो RS के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये हो गया हमारा PS। ठीक है, क्योंकि PQRS इस तरीके से ट्रेपेजियम हमारा बनेगा। ट्रेपेजियम की एक खासियत है कि सिर्फ एक ही आमने सामने वाले साइड्स पैरेलल होते हैं, बाकी जो अगला पेयर है वो पैरेलल नहीं होता, यानी समांतर नहीं होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि PQR जो है 96 डिग्री है, तो PQR 96 डिग्री ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से 96 डिग्री ये हुआ है ना, ये तो P हमारा यहाँ हो गया, P हमारा यहाँ हो गया और Q हमारा यहाँ पर हुआ और R हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो PQR ये आपका 96 है, क्योंकि 90 से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि QPR यानी ये आपका 34 डिग्री है। फिर कह रहा है कि इसमें जो PR है वो RS के बराबर है, तो PR जो है RS के बराबर होना चाहिए। ठीक ना, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इधर और बढ़ाते हैं और इसको दोनों को बराबर करते हैं, क्योंकि ये PR हुआ और ये आपका RS हुआ। ठीक है, तो ये आपके दोनों यहाँ पर बराबर हो चुके हैं। ये पॉइंट आपका S होगा, ये हुआ यहाँ पर S। अब कह रहा है कि PRS का मान बताइए। PRS यानी ये वाला एंगल हमको बताना है दोस्तों। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर जो QPR है ये वाला एंगल, ठीक है, ये छोटा वाला एंगल आपको दिया है, पूरा एंगल 34 डिग्री नहीं दिया है ना। तो यहाँ पर ये आपका 34 डिग्री है। बहुत आसान सा प्रश्न है, समझते जाएंगे तो बन जाएगा। ये आपका 96 डिग्री है, 96 डिग्री है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें कॉन्सेप्ट ये लगता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, इस तरीके से दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और इनके बीच में ऐसे एक लाइन खींचा जाए, यानी कि छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्शन लाइन, तो ये जो अंदर वाले एक ही साइड के एंगल बनते हैं, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 96 मतलब PS और QR जो हैं ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, PS और QR पैरेलल हैं, तो ये 96 और ये 34 और यहाँ पर एक और एंगल ले लीजिए X, तो X प्लस 34 और प्लस 96 ये तीनों मिलकर किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मतलब कितना हो गया यहाँ पर, X प्लस 34 और 96 जोड़ेंगे, 6 4 10 0 9 3 12 1 13 हो गया। तो मतलब यहाँ पर ये आपका 130 होगा, इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से X की जो वैल्यू आ गई वो 50 डिग्री के बराबर है ना। ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये 50 डिग्री के बराबर है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि PR जो है ये और ये दोनों साइड बराबर हैं। ठीक है, तो इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला इक्वल साइड है तो इसके सामने 50 डिग्री है इस वाले ट्रायंगल में, और इसके सामने भी आपका 50 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को, यहाँ पर 50 डिग्री। ठीक है,
ये आपका 50 डिग्री हो गया। चलिए अब बताइए, त्रिभुज के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर 50 है, 50 50 100 हो गया। 100 में कितना जोड़ दें कि 180 बन जाए? तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 80 डिग्री होना चाहिए। बस आ गया हमारा आंसर, है ना। तो 80 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रश्न था ये। देखिएगा यहाँ पे दूसरा सवाल क्या दिया गया है इसमें, समांतर चतुर्भुज ABCD में AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 यूनिट है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 26 इकाई है तो AD की लंबाई निकालनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। समांतर यानी कि पैरेललोग्राम दिया है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा पैरेललोग्राम। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया हमारा, इसी के पैरेलल एक और बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल हो गए आपके। क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि AD और AC के मध्य बिंदु, देखिए तो यहाँ पर हुआ हमारा A, फिर यहाँ पर B और यहाँ पर C। ठीक है, और यहाँ पर D। तो AD और AC, AD मतलब ये मध्य बिंदु और AC का मतलब यहाँ पर ये वाला। ठीक ना, यहाँ पर ये AC हो गया, तो इसका मिडिल पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये वाला, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। तो यहाँ पर इसको मिला दीजिए इन दोनों को, तो इसका जो दिया गया है लंबाई वो कितना है? 2 यूनिट है। फिर क्या, यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप मतलब टोटल वो दिया गया है 26 इकाई, तो AD की लंबाई कितनी होगी? ये वाली हमको बतानी है। ठीक है, टोटल 26 इकाई दिया गया है दोस्तों, बहुत अच्छे समझिए इसको। अब यहाँ पर लगने वाला है एक थ्योरम। ये थ्योरम हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, पिछले के ज्योमेट्री के क्लासेस में। थ्योरम क्या है यहाँ पर कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर ACD ट्रायंगल में देखिए, अगर एक ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड्स के पैरेलल मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींची जाए तो यहाँ पर भाई देखिए ना, ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसके पैरेलल ही होती है ना, हमेशा पैरेलल होगी। तो जो ये छोटा वाला लंबाई है उसका डबल यहाँ पर ये पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, तो 2 का डबल यहाँ पर ये DC हो जाएगा, यानी कि 4 यूनिट हो जाएगा। ये 2 यूनिट है तो ये 4 यूनिट होगा। ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे सवाल, है ना। तो ये 2 है तो ये पक्का है कि 4 होगा। अब आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 4 है तो ये वाला भी 4 होगा। AD हमको नहीं पता तो इसको मान लीजिए x, तो BC भी x होगा हमारा। अब इसका कह रहा परिमाप का मतलब क्या हुआ? चारों भुजाओं का योग, है ना, पूरा बाउंड्री। तो 4 + 4 यानी कि 8, 8 + x यानी कि 8 + 2x, 8 प्लस यहाँ पर x + x 2x, इन सब की वैल्यू दी गई है कितनी? 26 के बराबर। तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? यहाँ पर 18 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो 9 इकाई, AD की वैल्यू 9 इकाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर D आपका सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिगत बना हुआ है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इसके परिगत माने इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया है सर्कल, उसका सरकमफेरेंस निकालना है। ठीक है, तो समझिए इसको, देखिएगा यहाँ पर एक वर्ग है, ठीक, यहाँ पर ये एक वर्ग है। अब इसके चारों तरफ अगर हम एक सर्किल बनाएं चारों पॉइंट्स को मिलाते हुए, तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायगोनल है, यही आपका व्यास के बराबर होगा। व्यास मतलब डायमीटर के बराबर होगा, इतना ध्यान रखिएगा आपको, है ना। तो इसके किनारे किनारे अगर हम एक सर्किल बना दें तो ये जो इसका डायगोनल है ये सिर्फ किसके लिए लागू होगा? ये सिर्फ स्क्वायर के लिए लागू होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो इसका जो विकर्ण है वही आपका डायमीटर बनेगा। अब इसका सीधे सीधे विकर्ण निकाल लीजिए, तो ये भी 7 है यहाँ पर, है ना, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये कितना होगा? √2a हो जाएगा। और √2a का मतलब क्या हुआ? √2 × 7, है ना, यानी कि 7 √2 हो गया, ये हो गया। अब इसमें आपको डायमीटर तो मिल चुका है, अब आपको क्या निकालना है? परिधि निकालना है। तो डायमीटर हमारा कितना हो गया? डायमीटर यहाँ पर ये हो गया, तो 2πr, है ना। परिधि कितना होता है? सरकमफेरेंस यहाँ पर
2 पाई आर या फिर पाई इंटू 2r लिख सकते हैं, पाई इंटू 2r लिख सकते हैं। 2r का मतलब क्या हुआ, डायामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू दिया गया है 22/7 रखना है और मल्टीप्लाई 2r की वैल्यू कितना है 7√2 है, यहाँ पर 7√2 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 7 से 7 कट गया, 22√2 आ जाएगा। तो 22√2 दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? आगे चलिए। अब ये जो सवाल है बहुत सिंपल सा है लेकिन ज़बरदस्त है। दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ऐसा कि एंगल ए और एंगल 2 है ना, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड अल्टरनेट आंतरिक कोणों का जोड़ा बनाते हैं, आंतरिक कोणों का पेयर बनाते हैं, अल्टरनेट एंगल है। यदि एम मेज़र ऑफ एंगल फर्स्ट 75 डिग्री है तो मेज़र ऑफ एंगल सेकंड क्या होगा? आप चाहें तो इसको सीधे सीधे टिक कर सकते हैं, यहाँ पर 75 डिग्री के बराबर ही होगा, है ना, इसका आंसर 75 ही होगा। अब समझते हैं कैसे होगा ये चीज़। देखिए यहाँ पर क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये हो गई, एक यहाँ पर ये, इसको एक लाइन यहाँ पर काट रही है, मान लीजिए कि ऐसे काट रही है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अल्टरनेट आंतरिक कोण यहाँ पर, ठीक है। तो अल्टरनेट आंतरिक कोण का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जेड बनता है वहीं पे अल्टरनेट एंगल बनता है। देखिए एक जेड यहाँ से ऐसे फिर ऐसे बन रहा है, एक दूसरा जेड भी बन रहा है यहाँ से ये और ये, ठीक है। तो जो जेड के कोने कोने होते हैं, उल्टा जेड या सीधा जेड, है ना, जेड के कोने कोने होते हैं वहीं पे अल्टरनेट एंगल बनता है। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो ये हमारा एंगल फर्स्ट है, ये हमारा एंगल सेकंड है, बोला गया है ना, एंगल 1 और एंगल 2। इस एंगल 1 की जो वैल्यू दी गई है वो है 75 डिग्री के बराबर। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो जो अल्टरनेट्स एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल भी बराबर होगा 75 डिग्री के बराबर, ठीक है, पहले एंगल के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। यदि एक समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन में 20 विकर्ण है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना है 20 के बराबर है, तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, यानी इंटरनल एंगल, सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होगा। हालांकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग अलग वीडियो में सीख चुके हैं दोस्तों, ज्योमेट्री का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, खासकर पॉलीगन वाला पार्ट, ठीक है। चलिए तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है तो नंबर ऑफ डायगोनल जो होता है, नंबर ऑफ डायगोनल, इसका फार्मूला होता है n इंटू n-3 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाता है। ये जो दिया गया है 20 के बराबर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 इक्वल टू यहाँ पर हुआ n और n-3 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। आप जानते हैं कि जो n है ये नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड्स कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब 2 साइड होंगे, 3 साइड होंगे, 8 साइड होंगे, 10 साइड होंगे, क्या 8.5 साइड सुने हैं? नहीं, ठीक है। तो n की जो वैल्यू है वो प्रॉपर होगी। अगर हम इसको इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा 40, 20 दूना हो गया 40 और इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया n इंटू n-3, n इंटू n-3। अब n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, 2 रखिए नहीं चलेगा, 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, 3 - 3 0, सब 0 हो गया, 40 के बराबर नहीं आया। तो क्या रखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ 5 रखते हैं तो 5 - 3 यानी कि 2 हुआ और यहाँ 5 तो 5 दूना 10 हुआ। आप 7 रख के देखिए, है ना, तो 7 - 3 यानी कि 4 और यहाँ 7 हुआ तो 7 चौके 28 हो जाएगा, नहीं आया। 8 रख के देखिए तो यहाँ हुआ ये 8 और 8 - 3 यानी कि 5, तो n के 8 पंचे कितना हो गया, यहाँ पर 40 हो गया ना। मतलब n की वैल्यू हमने कितनी ली यहाँ पर 8 के बराबर, तो n का जो वैल्यू है यानी नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर कितना आ गया 8 के बराबर। इस तरीके से भी आप लोग सोचिएगा थोड़ा। अब कह रहा है आंतरिक कोणों का माप निकालना है हमको, ठीक है, बड़े ध्यान से समझते जाइए। देखिए दोस्तों, एक इंटरनल एंगल जो होता है, एक इंटरनल एंगल होता है n-2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 180, ठीक है, n-2 इंटू मल्टीप्लाई 180 और डिवाइड बाई n हो जाता है।
ये होता है एक इंटरनल एंगल। तो हमको चूंकि सभी इंटरनल एंगल का सम चाहिए, यानी कि टोटल कितने इंटरनल एंगल बनेंगे, जितने साइड होंगे, कितने साइड हैं, n साइड हैं, तो n से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स कितना आ जाएगा, n से इसमें इस पूरे में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कैंसिल होगा, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, n-2 और यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है, इतना सिर्फ बचेगा, ये आपका सम होगा। क्लियर है सभी को, इसको हटा दीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 8 है तो 8 - 2 यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 6, और 6 का मल्टीप्लाई ये हो गया 6 का मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो 18 छक्के यहाँ पर 108 होगा, मतलब 1080 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6 पर। अब ये जो सवाल है ये रोम्बस का सवाल है ना। ये जो सारे सवाल करवा रहे हैं 2024 के पेपर में पूछे हुए सवाल हैं। PQRS जो है एक समचतुर्भुज है, यानी कि रोम्बस दिया गया है, जिसमें PRQ 40 है तो PSQ बताना है हमको, ठीक है। देखते जाइए, एक समचतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। समचतुर्भुज हालांकि स्क्वायर जैसे ही होता है, बस उसके आमने सामने के एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, बाकी चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक यहाँ पर समचतुर्भुज बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया एक समचतुर्भुज। अब इसमें कह रहा है कि PQRS है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए PQ और R और इंटू S। तो यहाँ पर PRQ यानी कि यहाँ पर हमको एक डायगोनल भी बनाना पड़ेगा। तो ये जो एंगल दिया है PRQ ये 40 के बराबर है, ठीक है, 40 के बराबर। तो PSQ बताना है, PSQ, PS यहाँ पर Q, मतलब यहाँ पर इसको भी ऐसे खींचना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पर ये एंगल हमको बताना है, ठीक है। बड़े गौर से समझिए दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि हम इस एंगल के पास कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है। कैसे पहुँचेंगे, देखिए आप जानते हैं कि आमने सामने के साइड्स रोम्बस में पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं, चारों साइड्स इसके इक्वल होंगे और आमने सामने के साइड्स पैरेलल भी होंगे। तो QR और PS ये दोनों पैरेलल हो गए। इन पैरेलल लाइन को PR जो है एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब काट रही है तो एक यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बना, कैसे देखिएगा, उल्टा Z बन रहा है, S से लेकर P, फिर P से R, फिर R से Q, Z बन रहा है। तो Z का ये वाला कोना और ये वाला कोना दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, मतलब ये भी आपका 40 डिग्री के बराबर होगा। अब आप इसमें जानते हैं कि रोम्बस में जो दोनों डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये ऑलरेडी 90 है, तो बाकी दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये 40 है तो ये कितना होगा, 90 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा। आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो 40 और 50 90, 90 180। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बहुत सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। इस सवाल को देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, जिसका शीर्ष से ऊंचाई यानी कि हाइट आपको दे रखा है यहाँ पर कितना के बराबर, 9 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे। यहाँ से ये आपका हाइट हो गया, ठीक है, ये आपका हाइट हो गया। मान लीजिए कि तीनों साइड्स ए और ए, टोटल ए होगा, तो ये आधे में बट जाएगा। आधे आधे का मतलब क्या हुआ, a/2 इधर और a/2 इधर हो गया। अब अगर हम ये हाइट निकालना चाहें तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर √3/2 × a, ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई। अच्छा, ऊंचाई दिया कितना है, 9 के बराबर। तो अगर हम 9 रख दें यहाँ पर, हमको एरिया चाहिए, ठीक है। तो देखिए 9 अगर हम रख दें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा बताइए, तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा 2 और √3 आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर a के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 3 × 3,
या फिर अभी रहने दीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एरिया की। एरिया कितना हो जाएगा बताइए। तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ए है, तो ये हो गया ए इंटू हाइट। और हाइट दी कितनी गई है यहाँ पर, हाइट की वैल्यू ये पूरा चीज़ है ना, 9 के बराबर है। और यहाँ पर आप ए की वैल्यू लिख लीजिए। तो देखिए 1/2 और ए की वैल्यू कितनी आई है 9 इंटू 2 डिवाइड बाई यहाँ पर √3 इंटू हाइट कितना दिया गया है 9 के बराबर। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए। देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा आपका, है ना, 2 से 2 कट गया। 9 इंटू 9 यानी कि 81 हो गया। तो यहाँ हो गया 81 डिवाइड बाई आपका √3 है। इसको रेशनलाइज करिए तो ऊपर नीचे √3 से हम लोग गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा। तो ऊपर हो गया आपका 81 √3 और डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 3 से ये कट जाएगा 27 बार में। तो 27 √3 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पहला जो सवाल दिया गया है बहुत बेहतरीन सवाल है। दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस है ए बी और सी डी। ओ एक ऐसा बिंदु है कि एंगल सी डी ओ ये जो एंगल है हमारे पास कितना बन रहा है 70 डिग्री का। ये एंगल कितना है 70 डिग्री का है, ठीक है। और कोण डी ओ बी, क्या लिखा है डी ओ बी, मतलब ये वाला जो एंगल दिया गया है ये पूरा एंगल ये दिया है आपको 100 डिग्री के बराबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब कह रहा है कोण ए बी ओ कितना होगा, यानी कि ये एंगल कितना होगा ये हमें निकाल कर बताना है। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, क्योंकि जुगाड़ तो कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं। कहाँ पे, इस पॉइंट ओ पर, सभी के इन दोनों के पैरेलल में एक और लाइन हम लोग यहाँ पे पैरेलल में कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ही बनेगा सब कुछ हमको साफ साफ नज़र आने लगेगा। कैसे, ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए कि ये एंगल 70 डिग्री का है, तो ये जो इतना एंगल है सिर्फ इतना, ये भी आपका 70 होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे, जब भी आपको जेड या फिर उल्टा जेड बनते हुए दिखाई दे तो वहाँ पर अल्टरनेट एंगल बनते हैं। कहाँ दिख रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे ये, फिर ये उल्टा जेड बन रहा है, मतलब इसका एक कोना और इसका एक कोना पकड़ लीजिए, ये दोनों बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल है। और ये तभी बराबर होंगे जब ये दोनों पैरेलल होंगे। तो पैरेलल है तो इसलिए ये बराबर होगा। तो मतलब इधर वाला जो एंगल है वो कितना होगा 70 डिग्री के बराबर होगा। जितना ये वाला उतना ही ये वाला। अब टोटल 100 है, उसमें से ये 70 है, तो इधर वाला हिस्सा कितना होगा 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर यहाँ पर कितना है 100 डिग्री है। तो 70 और 30 कितना हो गया, टोटल 100 हो गया। अब जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा आपका। कैसे 30 होगा, यहाँ पर भी अल्टरनेट लगा लीजिए। कैसे, जेड देखिए ए बी ओ और इधर जाएंगे तो जेड बनेगा कि नहीं, तो इस कोना और इस कोना का एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। आ गया हमारा आंसर। ए बी ओ पूछा था, यही एंगल पूछा था 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया, आगे चलिए। दूसरा सवाल ये रहा, देखिएगा। दी गई आकृति में ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ए ओ सी 67 डिग्री है, बी ओ सी का द्विभाजक मतलब होता है बाइसेक्टर ओ डी है। तो यहाँ पर क्या रहा है बी ओ सी, यानी कि ये जो पूरा एंगल है इसका बाइसेक्टर कौन बन रहा है, ओ डी बन रहा है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटने वाला। जब 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। इसको x मान लीजिए तो ये भी आपका x होगा। हमें कह रहा है बी ओ डी निकालना है, बी ओ डी यानी ये एंगल x निकालना है। अब यहाँ पर ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये जो टोटल एंगल बनेगा ये एक स्ट्रेट एंगल बनेगा कि नहीं। और ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों मिलाकर x प्लस x और प्लस 67 ये तीनों मिलाकर 180 के बराबर हो जाएंगे। कर दीजिए, बड़ा सिंपल सा सवाल था। x प्लस x 2x प्लस 67, तो यहाँ हो गया 2x और प्लस का 67 इज इक्वल टू, ये सब मिलाकर 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, है ना। तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई बताइए,
घटा दीजिए तो ये हो गया 3 आपका, और 17 में से 6 गया, यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 113, x की वैल्यू 113 का आधा आ जाएगा। 113 का आधा यानी कि 56.5 है ना, 56 दूना 112 और आधा का डबल 1 हो जाता है। तो 56.5 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आसान से यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस कॉन्सेप्ट आपको सीखना है ताकि इन कॉन्सेप्ट को आगे जब अच्छे सवाल मिले तो वहाँ पर लगा पाएँ इनको। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या दिया गया है। आकृति में ए बी और सी डी ये पैरेलल का साइन है, यानी कि समांतर का। तो ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं। ए एफ ई देखिए कहाँ है एंगल ए एफ और ई है ना, मतलब ये एंगल हमें 30 डिग्री के बराबर दिया गया है, 30 डिग्री के बराबर। फिर कह रहा है कि एफ सी डी का मान क्या होगा, एफ सी डी यानी ये एंगल हमें बताना है। बहुत आसान सा है दोस्तों, आप इसको अगर देखेंगे तो ये तो बना है 90 डिग्री का साइन, मतलब यहाँ पर होगा आपका 90 डिग्री। ध्यान से समझते जाइएगा, 90 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल में एफ ए ई ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए कि ये दोनों इंटरनल एंगल हैं, और अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो अंदर के दोनों सामने वाले इंटरनल एंगल के बराबर होता है। बस इतना ध्यान रखना है, एक ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अंदर के दोनों सामने वाले, मतलब इस वाले इंटरनल को छोड़कर, जहाँ पे एक्सटर्नल बना है उस इंटरनल को छोड़कर बाकी के जो इंटरनल हैं उनके सम के बराबर होता है। मतलब 90 और 30 ये एंगल कितना हो जाएगा, 9 3 12 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर बन रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ए बी ठीक है और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं। एफ ई सी ये लाइन है एक, है ना, तो दोनों के लिए ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, है ना। तो जब तिर्यक रेखा का काम कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही जगह पे बन रहे हैं। इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे कब, जब 2 पैरेलल लाइन या फिर 3 पैरेलल लाइन जितने भी हो उन सब पैरेलल लाइन को एक ही रेखा काट रही हो। ठीक है, एक ही रेखा काट रही है, तो जितना ये उतना ये, यानी कि 120 डिग्री ये भी हो जाएगा। हमें यही पूछा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या दिया है। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। दी गई आकृति में एक तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। चिन्हित कोणों में से 2 बड़े कोणों का माप समान है। यहाँ पर ये जो एंगल है 2 बड़े कोण कौन सा होगा, एक्स और यहाँ पर जेड, ये बड़े बड़े एंगल होंगे क्योंकि अधिक कोण है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल है। बड़े कोण और छोटे कोण का माप का अनुपात क्रमशः 7 और 3 है। बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बने इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक ही साइड में, कैसे, सुनते जाइए। यहाँ पर ये जो तिर्यक रेखा है यहाँ से इतना तक समझ लीजिए, है ना। अब इन तिर्यक रेखा से हमारे पास एक ही साइड में 2 इंटरनल एंगल बन गए, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इन दोनों का सम, चाहे इधर इस साइड ले लें चाहे इस साइड ले लें, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम भी, है ना, वही चीज़ है। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा और इसका भी सम 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x + y जो है वो कितना होगा, यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिएगा, सबसे बड़ा कोण मतलब ये x, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ये है x आपका और ये है y आपका, है ना। कहना रहा है कि बड़े कोण और छोटे कोण का अनुपात दिया है। अब हमको तो ये तो पता ही है कि x और y जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो रेशियो में सम, देखिए रेशियो x और y का कितना है, 7 और 3 का। अगर टोटल देखा जाए रेशियो में सम तो 10 होगा, 7 3 10। एक्चुअल में यही सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 18 के बराबर, है ना।
18 के बराबर। हमें क्या पूछा था, बड़े कोण का माप क्या होगा, यानी x की वैल्यू बतानी है। बड़ा कोण 7 यूनिट है, 1 की वैल्यू 18, तो 7 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, है ना। तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 18 गुणा के 7 126 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया सभी को, 18 सत्ते 126, ठीक है। बड़ा कोण पूछा था। छोटा कोण अगर पूछता तो क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू यानी कि 54 डिग्री हो जाता। अगर इन दोनों का अंतर पूछता है ना, बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर पूछता, अंतर क्या हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 यूनिट आएगा। तो 1 की वैल्यू 18 है तो 4 की वैल्यू 72 हो जाएगी, ठीक है। तो अंतर पूछता तो 72 आ जाता। समझ में आया सभी को, आगे चलते हैं। 5वां सवाल ये रहा दोस्तों, ये भी बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। BC और DE दोनों पैरेलल हैं, x का मान बताना है। ये जो एंगल दिया गया है इसका वैल्यू हमें यहाँ पर बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि एक छोटा सा परिवर्तन कर दें, परिवर्तन नहीं कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें, हमें बोला है कि BC और DE दोनों पैरेलल होंगे, पता है, ठीक है, पता है। अगर हम यहाँ से ऐसे पैरेलल लाइन एक और खींच दें, ठीक है, पैरेलल लाइन जैसे ही खींचेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। अब ये एंगल किसके बराबर होगा, Z बन रहा है, चूँकि Z कैसे बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से A, D और E ऐसे करके Z बन रहा है। तो ये जो कोने कोने वाले एंगल है ये 38 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना होगा, 38 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब सुनते जाइए, एक Z और जगह बन रहा है। देखिए यहाँ से लेकर A तक, A से B तक, B से C तक, ये ऐसे Z बन रहा है तो इसके कोने कोने के भाई सम आपका 180 कह रहे हैं बराबर होंगे। मतलब ये भी 122 है तो ये टोटल एंगल भी आपका 122 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 38 और प्लस x है वो किसके बराबर होगा, 122 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बस आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। एक छोटा सा लाइन खींचने से हमारा पूरा खेल यहाँ पर बन जाता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 में से 8 गया, ये हो गया 4, 11 में से 3 गया, यहाँ पर हो गया 8, यानी कि 84 डिग्री। सीधे सीधे आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंपल सा सवाल था, आगे चलिए देखिएगा। 6वां सवाल ये रहा, ये भी आसान सा सवाल है, अगर आप लगाना चाहें तो, लगाना जानते हैं तो आसान सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। A की वैल्यू हमें बतानी है, सुनते जाइएगा। एक यहाँ पर होता है शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनता है, जहाँ पे आपका क्रॉस बन रहा हो, क्रॉस के दोनों साइड वाले आमने सामने वाले एंगल्स को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे एक लाइन ये आया, एक लाइन ये आया, क्रॉस बन गया, तो यहाँ पर ये जो 75 है और ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे। साथ में ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं दोस्तों। जब दो लाइनें, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ पर हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। प्लस देखिए ये 40 है तो ये भी 40 होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ये जो A है ये हमारा क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल है। और एक्सटर्नल एंगल बताए थे आपको कि एक ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सामने वाले दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि 75 + 40 के बराबर हो, क्योंकि इस एक्सटर्नल के सामने यही दोनों इंटरनल न मिलेंगे तो इन दोनों इंटरनल का सम हो जाएगा, यानी कि 75 और प्लस यहाँ पर 40, 7 4 11, 115 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आसान सा सवाल है दोस्तों, वीडियो रोककर एक बार इस सवाल को लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल है, बढ़िया सवाल है। 2x + y हमें निकालना है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, इन दोनों एंगल की वैल्यू पहले निकालिए, उसके बाद इसमें रखना है, तब जाके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी जानते हैं, अभी आपको बताए हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही साइड के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो ये 105 और ये x दोनों मिलाकर 180 होने चाहिए, जिसमें से ये 105 है तो ये कितना होगा, 75 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 75 + 105 180 आ जाएगा, है ना। तो ये 75 हुआ। अब जब वो 75 है तो आप इसको निकालिए, ये कितना होगा, तो ये भी बहुत आसान है। देखिए
ये अगर 60 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 60 होगा, होगा कि नहीं? जब ये 60 है, ये y है, तो तिर्यक रेखा के एक ही साइड का सम कितना होता है? इंटरनल एंगल का सम, वो 180। ये 60 है, इसमें क्या जोड़ दें कि 180 हो जाए? तो 120 जोड़ लीजिए। 60 और 120 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। y और x दोनों की वैल्यू मिल गई है। हमें 2x + y चाहिए था, तो 2 × 2 × x, x कितना है? 75, और प्लस इसमें कर देंगे y हमारा 120 है, ठीक है, 120। तो 75 दूना 150, 150 और 15 12 27 270 आ जाएगा। 270 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये भी एक बढ़िया सवाल है दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो रोक कर लगा सकते हैं इसको एक बार। PQ और RS ये दोनों पैरेलल हैं, ABC का मान बताना है, ये एंगल हमें चाहिए। सीधे सीधे कुछ मत करिए, इस कोना से इसे एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए। जब खींच लेंगे तो बन जाएगा हमारा काम। देखिए QAB जेड बन रहा है, तो ये एंगल और इधर वाला एंगल कितना होगा? 50 डिग्री, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 50 है तो ये भी 50। इधर का देखिए, अब इधर की कहानी, किस्सा कहानी देखते हैं। अगर हम पूछें कि ये एंगल कितना होगा, कितना होगा बताइए? टोटल चूंकि आपका 180 होगा, तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। 60 और 120 180 होता है, क्योंकि भाई ये स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों 60 होगा? सभी को पता है जेड बन रहा है, यहाँ से ऐसे ये जेड बन रहा है, तो ये 60 तो ये भी 60। अब हमें ये टोटल चाहिए, तो ऊपर का हिस्सा 50 है, नीचे का हिस्सा 60 है। 50 60 110 हो जाएगा। मतलब ABC एंगल जो है, ये पूरा एंगल 110 डिग्री हो जाएगा। 50 और 60 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी होगा। आसान सा प्रश्न। आगे चलते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, चक्रीय चतुर्भुज का है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है। कैसे करना है सुनते जाइए। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि AB जो है, अच्छा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB वृत्त का व्यास है, यानी डायमीटर है। AB जो है डायमीटर है। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है समझ लीजिए। वृत्त के अंदर परिधि को छूते हुए चारों वर्टेक्स एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, एक चतुर्भुज बनाए, तो वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ अभी यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, देखते जाइए। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस टाइप से है। ये हमारे पास एक वृत्त हो गया, इस वृत्त में एक व्यास बना लीजिए, है ना। व्यास क्या होता है? जो सेंटर से होकर जाता है। तो ये हमारा व्यास है जो यहाँ पर ये सेंटर है, इससे होकर जा रहा है। अब AB तो हो गया, AB चूँकि व्यास दिया ही गया था, A हो गया, B हो गया। अब हमें C और D बनाना है, तो C यहाँ पर बना लीजिए, D यहाँ पर बना, कहीं पर भी बना लीजिए, आपकी मर्जी है। सबको मिला लीजिए, तो A ये मिल गया, फिर यहाँ पर ये मिल गया, फिर यहाँ पर ये मिल गया। अब हमें कह रहा है, चलिए इनको नाम भी देते हैं, AB, फिर यहाँ पर C और यहाँ पर D हो जाएगा। कह रहा है कि ACD मतलब हमें यहाँ पर डायगोनल भी बनाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ। तो ये जो एंगल है, ये एंगल ये कितना है? 35 डिग्री के बराबर, याद रखिएगा। फिर कह रहा है BAD निकालना है, BAD यानी कि ये पूरा एंगल हमें चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये कंफर्म होता है, लिख लीजिए। ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि ये टोटल एंगल और ये वाला एंगल आमने सामने के होंगे, दोनों का सम 180 होगा। फिर ये वाला B एंगल और ये वाला D एंगल, ये दोनों 180 के बराबर होंगे, मतलब मिलाकर टोटल सम दोनों का। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पर हमारे पास जो कॉर्ड है वह एक व्यास के बराबर है, व्यास ही है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? जीवा होता है। जीवा यानी कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यही है। ठीक है, तो ये चूँकि सेंटर से होकर जा रहा है इसलिए इसको हम व्यास कह दे रहे हैं। तो अगर व्यास के दोनों पॉइंट को परिधि के किसी एक बिंदु पर मिला दिया जाए तो वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। कहीं पर भी मिलाइए,
इस ए पॉइंट को और इस बी पॉइंट को मिला के खींच के और किसी एक पॉइंट पर मिला दें तो ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। चाहे आप कहीं पर भी बनाइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, तो भी ये 90 डिग्री के बराबर ही बनेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं? ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे अगर दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। मतलब हर जगह परिधि के किसी भी बिंदु पर मिलाइए वो 90 ही बनेगा। कब? जब ये हमारा जीवा क्या होना चाहिए, व्यास के बराबर होना चाहिए, तब। समझ में आया? तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। समझ में आ गया भाई? समकोण है, 90 डिग्री है। ये जो इधर का दिया गया था वो 35 डिग्री दिया था, ये आपका 35 है। ये आपका कितना है? 35 डिग्री के बराबर है। अगर हम आपसे कहें कि टोटल एंगल कितना होगा, एंगल सी जो है टोटल, तो 90 और 35 125 हो जाएगा। ये अगर 125 है तो इसके सामने का भी एंगल 125 होगा दोस्तों। यही आपसे पूछा गया था, है ना? सीधे सीधे आ गया हमारा आंसर। कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए, बाकी इन सवालों में कोई दम दिलासा कुछ नहीं है, ठीक है? तो हमें पूछा क्या था? BAD यही एंगल तो पूछा था, 125 आ गया। 90 और 35 जोड़ेंगे 125 डिग्री, ठीक है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पर इन दोनों का सम ना 180 होता है, बराबर थोड़ी होते हैं। अभी हमने ही बताया, हम ही भूल गए, ठीक है? तो यहाँ पर 125 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? तो ये जो एंगल है, आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको मान लीजिए x पूरे को, तो कितना हो जाएगा? x प्लस ये वाला जो आमने सामने के एंगल, ये तो x हो गया, इन दोनों को जोड़िए कितना होगा? 90 और 35 125, ठीक है? 125, ये दोनों मिलाकर आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है 180 माइनस 125, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 में से 12 गया 5, 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है? 55 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वो। आगे चलते हैं, यहाँ पे 10वां प्रश्न देखिएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। एक वृत्त पर एक दूसरे पर, है ना, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं यानी टेंजेंट को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण है। अब यहाँ पर बीच का कोण निकालना है। बहुत सुंदर सा प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास एक यहाँ पर क्या है? वृत्त है। वृत्त के बाहर, ठीक है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से एक दूसरे पर 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाएं खींची गई, है ना? तो मान लीजिए ये पॉइंट से ऐसे एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच देते हैं, ये हो गया, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींच देते हैं जो कि यहाँ पर हो गया। ये एंगल कह रहा है कि 75 डिग्री, दोनों स्पर्श रेखाएं 75 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये होगा सेंटर, और सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली बिंदु पर यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, ठीक है? अब आप सभी जानते हैं कि स्पर्श रेखा और रेडियस, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। गांठ बांध लीजिए, माने कि ये एंगल और ये एंगल हमें 90 डिग्री के देखने को मिलेगा। अब इसमें कह रहा है यहाँ पर कि एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए। अच्छा, जिनके बीच का कोण, अच्छा त्रिज्याओं के बीच का कोण पूछा है, तो त्रिज्याओं के बीच का कोण ये वाला आएगा। ये एंगल हमें पूछा गया है, ठीक है? बहुत थोड़ा ये लैंग्वेज भी थोड़ा सा आसान नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो आप सभी जानते हैं कि ये 90 और ये वाला हमारा x मान लीजिए, यही एंगल हमें चाहिए, सेंटर वाला। अब आप सभी जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यही तो हमसे पूछा गया है। सीधे सीधे कर लीजिए भाई, ये चतुर्भुज बन गया ना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट सब मिलकर चतुर्भुज बन गए, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो 75 90 और 90 180 और 75 18 7 25 255 आ जाएगा। 255 प्लस यहाँ पर x, ये सब मिलाकर
यहाँ पर 360 डिग्री होगा। x की वैल्यू कितनी हो गई सीधे सीधे यहाँ पर, तो ये हो गया 5 और यहाँ बचा 5, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 105 डिग्री आ जाएगा। 105 डिग्री ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा सभी को, बहुत अच्छा प्रश्न था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो चैनल पर नए जुड़े हैं।